हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया होगा, मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर ली, उसके बाद रेंज, उसके बाद रेंज और मैक्सिमम हाइट में मतलब क्या रिलेशन था, और प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक पाथ होता है, कहाँ से पता लगा उसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए। जो प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन होती है वो इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। चलिए मैं फटाक से फिर रिवीजन करवा देता हूँ कि अगर मैं किसी बॉल को ऐसे थीटा एंगल पे लॉन्च करूं, थीटा एंगल पे लॉन्च करूं u वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u, तो इस u के दो कंपोनेंट होंगे, एक u cos थीटा। u cos थीटा कभी चेंज नहीं होता, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल इसके परपेंडिकुलर लगता है। फोर्स अगर कोई परपेंडिकुलर हो तो उस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। ओके, ये u है, इसे बोला जाता है ux कंपोनेंट, और एक परपेंडिकुलर होगा क्योंकि जिधर थीटा है उधर u cos थीटा, और दूसरी साइड क्या होगा u sin थीटा, इसको बोला जाता है uy। एक्सेलरेशन नीचे है ना, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव कंसीडर कर ली तो नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो दिस इज द u मतलब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। ओके, अब समझो कि इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा, इससे बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर चुके अपन 2u sin थीटा बाय g, 2u sin थीटा बाय g। मैंने इसको ऐसे याद करवाया था 2uy अपॉन ay। ये ऐसा क्यों याद करवाया, अभी इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा। ओके, उसके बाद ये रेंज होती है, इस रेंज का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g। और sin 2 थीटा को ऐसे भी लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g। ये थी रेंज यहां तक। इसको ऐसे भी मैंने याद करवाया था, रेंज इक्वल टू ux into t, ux into। इससे क्या होता है, फटाफट सवाल सॉल्व हो जाता है, सॉल्व आपके फटाफट हो जाएंगे, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर पाओगे। मैक्सिमम हाइट, जहां पे मैक्सिमम हाइट होती है वहां सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है u cos थीटा। y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर और नहीं जा सकता ना, मतलब वेलोसिटी यहां पे जीरो ही होगी। वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितनी, जीरो। वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन u cos थीटा, u cos थीटा रिमेंस अनचेंज, ये चेंज नहीं होता। ओके, दिस इज द r। h max का यहां से ये वाला हाइट है, इसका फार्मूला बता दो फटाक से, h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। मैंने इसको ऐसे याद करवाया, h इक्वल टू uy स्क्वायर अपॉन 2ay। इसका मैं एप्लीकेशन बताता हूं बाद में, ठीक है। तो फटाक से रिवीजन हो गया। इस पाथ की इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन क्या हो, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, इसको मैंने एक और फॉर्म लिखा था, y इक्वल टू x tan थीटा कॉमन ले लिया था, 1 माइनस x डिवाइड बाय r। ये फॉर्मूला भी लिखा। इसी फॉर्मूले से रिलेशन आया था r tan थीटा इक्वल टू 4h, r tan थीटा इक्वल टू 4h। ये फॉर्मूले रफ कॉपी में फटाफट लिख लिया करो, इससे तुम्हें फटाफट याद आ जाएंगे क्वेश्चन करते वक्त। फॉर्मूले आने चाहिए, वहां पे प्रूफ तो नहीं कर सकते ना बार बार, तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए। चलिए एक और कॉन्सेप्ट सीखा, ये तो मैंने लास्ट क्लास में कवर कर दिया। नोट्स अच्छे से बनाते रहना। चलिए सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल फर्स्ट। मैं एग्जांपल के साथ ही मैक्सिमम फिजिक्स कवर कर रहा था कि मान लो दो पार्टिकल, एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, एक दूसरा पार्टिकल, सेम पार्टिकल ऐसा ही सिमिलर पार्टिकल, दूसरे को मैंने भी u वेलोसिटी से, देखो दोनों की वेलोसिटी मैंने क्या रखी, सेम, दोनों की वेलोसिटी मैंने क्या रखी, सेम, लेकिन जो दूसरा वाला था उसका एंगल था 90 माइनस थीटा, जो टोटल एंगल था वो भी था 90 माइनस थीटा। पहले वाले को कितने प्रोजेक्ट किया, थीटा एंगल पे। दिस इज पार्टिकल 1 एंड दिस इज द पार्टिकल 2। तो इन दोनों की रेंज क्या होगी, तो बच्चों ने बोला सर कुछ फाइंड आउट करते हैं रेंज ऑफ वन पार्टिकल, u स्क्वायर
sin 2 थीटा अपॉन g, मतलब ठीक बोला सर u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, ओके सही। रेंज में बोला रेंज 2 फाइंड आउट करो, सर u तो सेम है, बोला ठीक है u स्क्वायर 2 sin थीटा नहीं है, इस बार 90 माइनस थीटा है, ओके 90 माइनस थीटा, तो थीटा के लिए आपको क्या पुट कर देना सेकंड केस में 90 माइनस थीटा, क्योंकि प्रोजेक्शन एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय g, तो r2 क्या मिली, r2 इक्वल टू u स्क्वायर 2 sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, जैसे पाई बाय 2 90 दिखे तो साइन को चेंज कर देगा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में इसलिए cos थीटा और u s, कहीं ना कहीं r1 और r2 तो सेम आ रहा है ना, यहाँ भी sin थीटा इनटू cos थीटा या cos थीटा इनटू sin थीटा एक ही तो बात है ना, तो कुछ यहाँ से कंक्लूजन निकला कि r1 और r2 सेम होगा, r1 और r2 क्या होगा सेम होगा। अगर आपने सुना मेरी बात, अगर आपने एक पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और दूसरे को 90 माइनस थीटा पे, और वेलोसिटी सेम है, u शुड बी सेम, तो रेंज दोनों की इक्वल आएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, फटाक से नोट करके लिख लो, फटाक से नोट करके लिख लो कि दोनों की रेंज क्या होगी सेम होगी, पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 की रेंज क्या होगी सेम होगी, स्टार मार के लिख लो, इससे ये क्वेश्चन जेई और नीट में आ चुके हैं, फटाफट ऐसे लिख लो कि इफ टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड at angle theta and 90 minus theta with same speed have same range, मतलब दो पार्टिकल है जिनको थीटा और 90 माइनस थीटा पे सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए तो उनकी रेंज सेम होगी। ओके चलिए इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, रेंज हो गई, तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा कि दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, t1 क्या होगा एंड t2 क्या होगा। एक काम करते हैं, अच्छा क्वेश्चन मानो, सेकंड क्वेश्चन, establish relation between time of flight particle 1, time of flight of particle 2 and r, क्योंकि रेंज तो दोनों की सेम होगी, इन दोनों की रेंज तो सेम है, लेकिन इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लगा हुआ, इसमें मैंने लेट से इसमें t2 और इसमें t1 लगा, तो t1 t2 और r में क्या रिलेशन होगा, तो चलिए चेक करते हैं। t1 क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा डिवाइड बाय g, 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। t2 क्या हो जाएगा आपका, t2 हो जाएगा सर 2u sin थीटा की जगह रख दो 90 माइनस थीटा अपॉन g, तो यहां से t2 को क्या आ गया 2u sin 90 माइनस थीटा पे cos थीटा होता है, फटाक से ये लिख लो cos थीटा डिवाइड बाय g, आपको t1 मिल गया t2 मिल गया। ओके रेंज क्या होती, रेंज होती u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g। ओके अब एक काम करते हैं, इस t1 और t2 का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं, t1 into t2 क्या होगा, t1 into t2 क्या होगा, तो 2 into 2 u into u, तो 4u स्क्वायर, उसके बाद sin थीटा into cos थीटा, sin थीटा into cos थीटा डिवाइड बाय g into g स्क्वायर। अगर मैं ये रेंज में देखूं तो रेंज में कहीं ना कहीं u स्क्वायर दिख रहा है, sin थीटा दिख रहा है, cos थीटा दिख रहा है, नीचे g दिख रहा है, क्या मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं, 4 की जगह मैं लिख लूं 2 और 2 इस साइड ले लूं, तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g, और एक g अलग ले लूं, g into g स्क्वायर है ना, ये वाली चीज आपको क्या दिख रही है, रेंज ही तो दिख रही है r के इक्वल। ओहो सर t1 into t2 में और r में रिलेशन आ जाएगा, यहां से फर्दर सॉल्व करने पर t1 into t2 इक्वल टू 2 और वो था r by g, t1 t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r by g, ये रिलेशन होता है टाइम ऑफ फ्लाइट पहले पार्टिकल की, टाइम ऑफ फ्लाइट सेकंड पार्टिकल का मल्टीप्लिकेशन 2r by g के इक्वल होगा।
तो फटाक से नोट कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट, मजे वाली बात यह है कि u सेम होना चाहिए तभी रेंज सेम आएगी। थीटा ऑफ 90 माइनस थीटा पर रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। चलिए ये था T1 T2। अब अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट, थर्ड पार्ट, एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन पहला वाला पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट लेट से h1 और दूसरे वाले पार्टिकल की हाइट लेट से h1 एंड h2। एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड r। क्या रिलेशन होगा, तो चलिए चेक कर। सबसे पहले h1 क्या होगा, h1 होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। इसी तरह h2 क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय 2g। और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो h2 मिल गया आपको सिंपली u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। यस, और रेंज आपको पता ही है, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड बाय g। ठीक है, h1 मिल गया, h2 मिल गया, r मिल गया। अब सर कैसे करें, यहां sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहां cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है, एक काम करो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर। अरे u की पावर 4 ना, तो u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर लिख दिया। ये 2 है ना, इसको मैंने लिख दिया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। sin थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा। cos थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, cos थीटा का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। सॉरी, cos थीटा का स्क्वायर कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा। और g का क्या हो जाएगा, g स्क्वायर। ओके, यहां से एक बात देखो, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g, अगर मैं 2 को इस साइड ले आऊं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g इक्वल टू 2h1। सिमिलरली इस 2 को मैं इस साइड ले आऊं, अरे ऐसे ला सकता हूं, नीचे से ऊपर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाली चीज आपको यहां दिख रही है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर। इस g स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं g इंटू g। तो ये वाला u स्क्वायर g sin स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 2h1, और cos स्क्वायर थीटा वाला क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, और ये g और ये u स्क्वायर क्या बन जाएगा 2h2। तो फटाक से मैंने यहां क्या लिख दिया, r स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 तो रहने दो, एक आ गया 2h1 और दूसरे की जगह आ गया 2h2, 2h1 into 2h2। तो ये हो गया 4 और 2 into 2 अगेन 4, तो 16 हो गया। तो r स्क्वायर इक्वल टू 16 h1 into h2, ये रिलेशन होता है। दोनों साइड स्क्वायर रूट करने पर क्या आ जाएगा 4 टाइम्स रूट ऑफ h1 h2, क्योंकि 16 का 4 होता है। तो ये रिलेशन फिर याद रखना, r इक्वल टू 4 रूट h1 into h2, r इक्वल टू 4 रूट h1 into h2। सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा यार दिमाग चला। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यहां 2 था ना, इस साइड मल्टीप्लाई करा दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे 2 था इस साइड मल्टीप्लाई करा दिया। पर ये वाली चीज यहां पे मैंने देखी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g, इसको मैंने 2h1 लिख दिया। u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g, ये पड़ा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय g, इसको मैंने 2h2 लिख दिया और 4 को एज इट इज रहने दिया। तो 4 into 2h1 into 2h2, तो 4 ये कितना 2 into 2 4, 4 और 4 कितना हो गया 16, 4 मल्टीप्लाई 4 16, h1 h2। यहां से मैंने रेंज कैलकुलेट कर दी। तो एक रिलेशन याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आपके जब जेईई और नीट के एग्जाम होंगे ना, उस टाइम देखने को मिलेंगे। चलिए अपन नेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं, चलिए नेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं।
अभी आपने देखा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम कहां देखा, ग्राउंड, मतलब आपने फ्लैट ग्राउंड था उस पे प्रोजेक्टाइल करवाए थे। अब क्या करते हैं, किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से प्रोजेक्टाइल करवाते हैं। तो हेडिंग होगी प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, मतलब किसी हाइट से प्रोजेक्टाइल करवाओगे तो कैसा होगा। ओके, लेट से आपके पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हाइट h, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी h, हाइट कितनी कंसीडर कर दी h, और यहां से आपने एक बॉल को, यहां से आपने एक बॉल को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर दिया u वेलोसिटी से, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। तो होगा क्या कि बॉल हॉरिजॉन्टल थ्रो किया ना तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो ux कितना होगा, u। y डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है ना, क्योंकि बॉल को आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं। ओके, तो uy कितना, 0, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं। लेकिन सर नीचे तो g लग रहा है ना, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है ना, ये बॉल कहीं ना कहीं ऐसे जाएगी और ग्राउंड को हिट करेगी, यस और नो। इसको नीचे किसने लाया, ग्रेविटी ने, मतलब एक्सेलरेशन भी लगेगा नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा -g, अगर मैं नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कर दूं। आप चाहो तो पॉजिटिव भी कर सकते हो, तो ऊपर वाले को नेगेटिव ले लेना, एक को पॉजिटिव तो दूसरी को नेगेटिव। ओके, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि आपने तो बॉल को फेंक के छोड़ दिया, उसके अंदर इंजन तो नहीं लगा ना, बॉल फेंक के छोड़ दिया, बस वो ग्रेविटी की वजह से नीचे चली जाती है। ओके, तो एक मजे वाली बात कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u कभी चेंज नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये u कभी चेंज नहीं होगा। बच्चे ने बोला सर ये रेंज क्या होगी, पहला क्वेश्चन, इसको सेकंड क्वेश्चन रखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये यहां से यहां तक आया है ना, उसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम कितना, क्योंकि टाइम निकाल दोगे तो रेंज आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। अच्छा, h हाइट की बिल्डिंग आपको गिवन है, h गिवन है, u गिवन है, और हॉरिजॉन्टल फेंका है, कैसे फेंका, एकदम हॉरिजॉन्टल, थीटा 0, तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है। मुझे एक बात बताओ, ये बॉल y डायरेक्शन में कितना नीचे आई, h, अगर मैं इसको 0,0 मान लूं, इसको मैं 0, ऑरिजिन कंसीडर कर दूं, तो ऊपर होगा +y और इधर की तरफ होगा +x, तो आप नीचे आ रहे हैं, तो अब पहला लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, सोचो पहले। चलिए डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या होगा, ये y डायरेक्शन में नीचे कितना आया, -h, क्योंकि ऊपर जाता तो +h, ये -y में आया ना, नीचे -y होगा ना यार, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको याद होगा, इधर की तरफ +x तो इधर की तरफ -x, ऊपर +y तो नीचे -y, और जहां से फेंका मैंने वहां ओरिजिन कंसीडर कर दिया, 0,0 ओरिजिन। कुछ समझ में आता है नहीं आता, तो ये नीचे आया -h, क्योंकि बॉल भले यहां गिरी लेकिन y में कितना नीचे आई, -h, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। ओके, तो sy इज -h, uy कितना 0, क्योंकि इनिशियली इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं थी, माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, और ये t किसके इक्वल होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल, क्योंकि जब बॉल ग्राउंड को हिट कर जाएगी वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो t को बना दिया हमने कैपिटल T स्क्वायर। ओके, अब देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, क्योंकि g एक्सेलरेशन था -g, तो यहां से आगे t स्क्वायर इक्वल टू 2 को इस साइड भेज दो तो 2h, और g यहां मल्टीप्लाई में था ना तो डिवाइड में भेज दो, इतनी मैथ्स तो आती होगी ना, t स्क्वायर इक्वल टू 2h बाय g। इसको फर्दर सिंपलीफाई किया तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आई √2h बाय g। ये रिजल्ट भी याद कर लो, अगर किसी बिल्डिंग से एक बॉल को थ्रो किया जाए तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा √2h बाय g, बहुत काम आता है। और एनसीईआरटी में ये एग्जांपल है 4.7, शायद 4.7, तो 4.7 खुद से सॉल्व करना, मैं नहीं कराऊंगा, बस इसी फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा।
2h/g, और आपको g गिवन ना हो ना तो 9.8 ले लेना, ठीक है। तो फटाक से ये क्वेश्चन कर लेना एनसीईआरटी का। उसमें h इक्वल टू 490 मीटर दे रखा है और u इक्वल टू कुछ 15 मीटर पर सेकंड या ऐसा कुछ दे रखा है, तो टाइम निकल जाएगा 2, h की वैल्यू कितनी 490, g ले लेना 9.8, ऊपर बनेगा 980, नीचे बनेगा 9.8, तो रूट 100 बचेगा, तो टाइम 10 सेकंड आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए रेंज फाइंड आउट करते हैं। ये चीज मैं रफ कर रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट बता से लिख लो √2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया √2h/g। ओके, अब अपना नेक्स्ट काम है रेंज फाइंड आउट करना। सोचो रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है। सर आप ही ने तो बताया था x डायरेक्शन में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ओहो डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ये तो रेंज होगा ना, डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। तो सर वो रेंज इक्वल हो जाएगा, तो sx इक्वल टू uxt प्लस हाफ ऑफ axt का होल स्क्वायर। तो sx कितना हो गया रेंज इक्वल, ux कितना है u, क्योंकि ux तो कितना आपको गिवन है u, टाइम ऑफ फ्लाइट t के इक्वल हो जाएगा, और ax 0 है तो पीछे वाली चीज 0 हो जाएगी। तो मैंने ये भी याद करवाया था, रेंज इक्वल टू ux इनटू t, देखो काम आ रहा है। तो r इक्वल टू हो गया ut, t की वैल्यू अभी कैलकुलेट की है √2h/g, तो ये हो गया √2h/g। तो आपने रेंज भी फाइंड आउट कर ली। बस यही फॉर्मूला दिमाग में रखना, फटाक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं बोलो टाइम याद रखो, रेंज के लिए u इनटू t याद रखो, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट जो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन हो जाएंगे, जो एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चन वो कराता हूं कि किस स्पीड से, शायद ये भी गिवन है, ये किस स्पीड से हिट करेगा। ये जो बॉल है ना, थर्ड पार्ट, कैलकुलेट स्पीड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्पीड व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड। कैलकुलेट स्पीड ऑफ बॉल व्हेन it will hit the ground। या फिर किस स्पीड से ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। ग्राउंड को हिट करना, तो मैंने स्पीड बोला है, वेलोसिटी और स्पीड में समझ में आना चाहिए। मैंने बोला कि स्पीड, अब देखो कि u तो होगी x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में भी अब कुछ स्पीड आ गई होगी, लेट्स से y डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर ये मिल जाए और ये मिल जाए, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन मिल जाए, वो तो u रहेगी ऑलवेज, और y डायरेक्शन में अपन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये दोनों पता चल जाए तो स्पीड इक्वल टू, आपको याद है स्पीड क्या होगा, मोड ऑफ v, यानी कि vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो सर vy निकल जाए तो स्पीड निकल जाएगी। मैंने बोला कैसे, बोला सर ये नीचे आया ना, तो vy निकालना है सर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन की इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली याद है, v बराबर u प्लस at, v बराबर u प्लस at। तो सर y डायरेक्शन में करना है तो y, ओके, vy कैलकुलेट करना है, uy कितना है 0, एक्सेलरेशन कितना है -g, ओके -g, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है कैपिटल T, कैपिटल T को √2h/g भी लिख सकते हो, कैपिटल T को √2h/g भी लिख सकते हो। तो आपको यहां से vy मिल गया -gt। ये माइनस क्या शो कर रहा है, ये माइनस शो कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में, ऑब्वियसली vy नीचे ही होगा ना, तो ये आपको vy मिल गया। vx पता है u के बराबर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, स्पीड इक्वल टू सिंपली u स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करो g स्क्वायर t स्क्वायर, और t आपको याद है अभी कैलकुलेट किया, √2h/g, तो t का स्क्वायर करो, t स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा 2h/g, t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2h/g।
तो मैं यहां फिर सॉल्व कर रहा हूं। स्पीड इक्वल टू रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर 2h बाई जी। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 2h बाई जी। जी से एक जी कैंसिल हो गया। स्पीड की वैल्यू आई यू स्क्वायर प्लस 2gh। स्पीड की वैल्यू कितनी आई यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये याद रखना, स्पीड की वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2gh। बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी बताता हूं कैसे इंटरेस्टिंग। फटाफट नोट कर लो, पोज करके नोट करो। मैं रफ कर रहा हूं, पोज करके नोट करो। स्पीड की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर प्लस 2gh का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखो स्पीड आई, मैं यहां फिर से लिख रहा हूं यू स्क्वायर याद हो जाना चाहिए प्लस 2g इंटू एच। याद करो वन डायमेंशन मोशन में अगर मैं किसी हाइट से बिल्डिंग मतलब किसी हाइट से बॉल को रिलीज करता था, रिलीज का मतलब क्या u0, रिलीज का मतलब क्या u0। तो जब ये स्ट्राइक करती थी, ग्राउंड को हिट करती थी, तो इसकी स्पीड होती थी √2gh। याद करो थर्ड चैप्टर। बच्चे बोल रहे सर लास्ट लेक्चर याद नहीं है, पर आप थर्ड चैप्टर की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे u0 रखो, u की वैल्यू 0 रखो, स्पीड आ जाएगी √2gh। वहां भी वही आती थी। तो फिजिक्स तो मैं लिंक करवा दूंगा, ये थोड़ा ऑनलाइन में अपना कनेक्शन थोड़ा नहीं बन पा रहा अच्छे से, फिर भी कोशिश तो है। ठीक है, चलिए तो ये था स्पीड। ये क्वेश्चन अच्छे से नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि किस एंगल पे हिट करेगा। जब ये बॉल थी ना, किस एंगल पे हिट करेगी। ग्राउंड को ये h हाइट की बिल्डिंग है, इसको आपने हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो कर दिया, तो ये बॉल ऐसे जाके कुछ हिट करेगी ग्राउंड को। ये ग्राउंड बना है, तो किस एंगल पे हिट करेगी। ये एंगल क्या होगा, वर्टिकल से, लेट्स से या हॉरिजॉन्टल से, जहां भी चेक करना हो देख। तो मैं इसका तरीका बताता हूं किस एंगल पे हिट करेगी वो बताता हूं। जब ये बॉल यहां होगी तो इसकी स्पीड इधर की तरफ u होगी, और नीचे की तरफ इसकी मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी u, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी -gt पर gt मान लो। इसको मैंने क्या मान लिया vy, और इसको क्या मान लिया vx। अब क्या करना, आपको थीटा निकालना है यहां से, मान लो हॉरिजॉन्टल से, लेट्स से थीटा एंगल पे हिट करती है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये vy है तो tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। इस तरीके से आप किस एंगल पे हिट कर रहे हैं ना वो भी फाइंड आउट कर सकते हो। फोर्थ पार्ट ऐड कर देना उस क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट ऐड कर देना, एट व्हाट एंगल बॉल विल हिट द ग्राउंड। तो tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx लिख लेना, ये एंगल दोनों इक्वल हो गए। चलिए tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। चलिए अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। बच्चे सोच रहे हैं क्वेश्चन भी ब्यूटीफुल होना शुरू हो गया है ना। ये कोई हाइट h गिवन है, कितनी हाइट गिवन h। यहां से मैंने 3 बॉल लेके गया, बढ़िया वाली मस्त, और तीनों एक जैसे, 1 2 एंड 3, तीनों बॉल को एक ही जगह से h हाइट की बिल्डिंग से, बॉल नंबर 1 को मैंने u स्पीड से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फेंक दिया, बॉल नंबर 2 को मैंने u स्पीड से हॉरिजॉन्टल फेंका। कितनी स्पीड से, u स्पीड से।
दिस इज बॉल 1, दिस इज बॉल 2, और जो बॉल नंबर 3 थी उसको भी मैंने हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में, नीचे से थीटा, ठीक है, नीचे की तरफ, इसको भी मैंने u वेलोसिटी से फेंक दिया। दिस इज द बॉल नंबर 3। तो ये बॉल कहीं ना कहीं हिट करेगी, मान लो ये कहीं ना कहीं ऐसे जाके हिट करती है, ये कहीं ना कहीं ऐसे जाके हिट करती है, ये ऊपर जाके ऐसे कुछ हिट करेगी, यस और नो? तो ये कुछ ऐसा होगा बॉल 1, बॉल 2 एंड बॉल 3। ओके, आपको पूछा गया है कि जो ग्राउंड को हिट करेगी उनकी स्पीड बताना है। पहला क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन फर्स्ट, एट what speed balls will hit the ground। तीनों बॉल की स्पीड फाइंड आउट करना है आपको ग्राउंड में। तो फटाक से पहली बॉल की तो बच्चों ने बोल दिया सर, स्पीड इक्वल टू क्या होता है सर? स्पीड इक्वल टू होता है सर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। बोला बहुत सही। बोला सर पहला पार्टिकल के लिए vx क्या होगा? u cos थीटा, दिस इज द vx, और u cos थीटा कभी ये चेंज नहीं होगा, vx कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होगा। ऊपर की तरफ क्या है? u sin थीटा, अब की बार वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, दिस इज द uy। ओके, अब ये uy नीचे आया होगा तो इसने क्या किया? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि vy, पहले तो बताओ पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? फर्स्ट वन का t1 क्या होगा? फर्स्ट वन का t1 क्या होगा? एक काम करो, दूसरा काम करते हैं। मोशन की थर्ड इक्वेशन याद है? मोशन की थर्ड इक्वेशन, वी नो इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या थी? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v स्क्वायर फाइनली अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पे y हो जाएगा। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। अब समझना, बॉल पहली है वो ऊपर गई फिर नीचे आई, तो इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट तो -h हुआ ना। ये बॉल पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो जितना ऊपर गई उतना नीचे आ गई और फिर नीचे आ गई, तो -h इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? -h। तो vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर कितना? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा -2 इक्वल टू ay कितना? -sy कितना? -h। ये कई बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। अरे इसको मैं ओरिजिन कंसीडर करता हूं, 0 को मत देखो, तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हुआ ना, ऊपर प्लस y इधर प्लस x, तो नीचे -h, तो -g -s माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो यहां से vy स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, जब ये बॉल यहां हिट कर रही होगी, पहली वाली बॉल यहां कहीं हिट कर रही होगी, तो इसके पास u cos थीटा तो रहेगा, दिस इज द vx, और इसके पास vy होगा, और vy की वैल्यू तो ये पड़ी, ये vy का स्क्वायर है, कोई नहीं, स्पीड का फार्मूला क्या होगा? vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर। तो पहले पार्ट के लिए स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, रूट ऑफ vx स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस vy स्क्वायर, ये पड़ा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। ओके, तो ये कितना आ गया? देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉमन ले लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। इतनी तो मैथ्स आती होगी यार। u स्क्वायर प्लस 2gh। ओ तेरी, ये क्या हो गया? अभी भी स्पीड सेम आई, फर्स्ट पार्टिकल, स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल अभी फाइंड आउट किया था, u स्क्वायर प्लस 2gh है ना, इसकी भी u स्क्वायर प्लस 2gh। कई बच्चे सोच रहे हैं सर इसको u से फेंका है ना, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, चलो उसको भी चेक करते हैं, उसको चेक करते हैं ज्यादा होगी नहीं होगी।
चलिए थर्ड पार्ट करता हूं। सेकंड पार्ट की तो इतनी होगी, स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू स्पीड ऑफ सेकंड पार्ट। चलो स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट निकालते हैं, मतलब थर्ड बॉल को, सॉरी पार्ट नहीं बॉल। जो थर्ड वाली बॉल है उस थर्ड वाली बॉल को देखना। इस बॉल का एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा u cos थीटा और एक कंपोनेंट होगा नीचे की तरफ u sin थीटा। फर्स्ट और थर्ड में फर्क बस इतना है कि ये u sin थीटा नीचे, तो अभी भी vy स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2gh आना है। भले तुम ये माइनस ले लोगे लेकिन माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस बन जाएगा ना। फिर से समझो, भले ये uy नेगेटिव है लेकिन uy का स्क्वायर करोगे, अरे -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, -2 का स्क्वायर क्या होता है +4। तो स्पीड में क्या हो जाता है, ये u का स्क्वायर हो जाता है, इसलिए u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। और डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी h ही हुआ है, ये बॉल नीचे तो आ रही है थर्ड वाली का, तो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में -h हुआ, तो यही आ रहा है। ओहो, मतलब स्पीड भी थर्ड पार्टिकल की वही आएगी। अगर मैं तीन बॉल, एक को u वेलोसिटी, u सेम होना चाहिए सबका, एक को हॉरिजॉन्टल फेंकूं, एक को थीटा एंगल ऊपर फेंकूं, एक को थीटा एंगल नीचे फेंकूं, तीनों सेम स्पीड से स्ट्राइक करेंगे, तो स्पीड ऑफ बॉल 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉल 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉल 3। तीनों बॉल की स्पीड सेम होगी, तीनों बॉल की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। शायद एक्सप्लेनेशन तो मैं समझ में आया होगा, अगर नहीं भी आया ना तो एक बार क्या करो, पोज करके धीरे धीरे चलाओ, ठीक है। हो सकता है मेरी स्पीड ज्यादा लगे आपको, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको स्पीड मेरी बहुत कम लगे। कोई नहीं, स्कूल में आ जाना, फिर तुम बोलोगे उस स्पीड से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो तुम स्पीड मेरी है ना गेन कर पाओगे जिस लेवल से, उस लेवल से पढ़ा दूंगा। अभी तो मेंस, जेई मेंस और नीट लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारा मन करेगा ना तो इससे भी बढ़िया वाला लेवल एडवांस, उससे भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे मेंस लेवल के। कौन से लेवल के? मेंस, जेई मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चन है। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बॉल को, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, और इस पे 5 स्टार लगा दो, ये एग्जांपल बहुत काम आएगा आपकी एनसीईआरटी से, आपको पता ही नहीं चलेगा। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। अगर मैं किसी बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकूं तो बॉल कुछ ऐसे हिट करेगी, यस और नो? यस। तो मेरे को ये रेंज मैक्सिमम करनी है, इस रेंज को मैक्सिमम करनी है, तो थीटा क्या होना चाहिए, कुछ अलग एंगल पे फेंको तो ऐसे गिर जाएगी, थीटा 0 पे फेंको तो ऐसे थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, बहुत ज्यादा एकदम 90 पे फेंको तो ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। मेरे को रेंज मैक्सिमम कराने के लिए थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा फॉर मैक्सिमम रेंज या आर मैक्स। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए? बच्चों ने बोला सर देखो ये तो कल आपने करा था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। u स्क्वायर और g ये तो कांस्टेंट है सर, ये वाली चीज मैक्सिमम कितनी हो सकती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1। इसका मतलब 2 थीटा कितना आ गया? π/2। 1 कब होता है? जब साइन 90 हो। अरे यार ये भी एक्सप्लेन करोगे? साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन साइन कट गया, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कि 45 डिग्री पे रेंज मैक्सिमम आएगी, और कितनी आई? ये 1 बन जाएगा। तो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? याद रखना, u स्क्वायर बाय g। रेंज मैक्सिमम कितनी होती है? u स्क्वायर बाय g। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है, तो u क्या होगा? ऐसा सब क्वेश्चन आ सकते हैं ना।
टाइम ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट रेंज, मैक्सिमम रेंज की उतना टाइम से या उतना टाइम, क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो मैक्सिमम रेंज याद रखना, आर मैक्स होता है यू स्क्वायर बाय जी। चलिए आर मैक्स हो गया यू स्क्वायर बाय जी, ये थीटा था 45, किसने बोला ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा एग्जांपल नंबर 7, इस पे लगा लो 9 स्टार। 9 स्टार मतलब ये क्वेश्चन और बढ़िया। चलिए सेकंड क्वेश्चन ऐसा कि आपके पास क्या है, अब की बार दो बॉल है, एक को मैंने 30 डिग्री फेंकने का यू से, और दूसरी को मैंने यू से ही फेंका लेकिन 60 डिग्री से फेंका। कितने डिग्री से? 60 डिग्री से। तो रेंज क्या होगी, एक को मैंने 30 डिग्री पे फेंका और दूसरी को मैंने 60 डिग्री पे फेंका, दोनों की यू सेम है। रेंज दोनों की सेम होगी, अभी तो पढ़ाया है ना, एक थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है। लेट्स से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ओ तेरी इक्वेशन का मैंने एप्लीकेशन कराया, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना पहले कि रेंज दोनों की सेम होगी, बॉल 1 एंड बॉल 2 की रेंज क्या होगी? सेम होगी, तो r1 इक्वल टू r2 हो जाएगा। तो इक्वेशन प्रैक्टिस हो गया फटाक से, एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा। आपके आंसर में ऐसा लिख रखा है कि 45 से इधर जाओ या उधर जाओ दोनों पे रेंज सेम आएगी, उसका क्या होगा वो देखते। 45 से इधर जाओ चाहे तुम 45 से उधर जाओ, क्या मतलब? देखिए दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस, और ये वाला आपका एंगल है 45 डिग्री, तो बॉल मैक्सिमम रेंज पे जाएगी। ओके, अगर आप 45 से 15 डिग्री कम करो और 15 डिग्री बढ़ा लो, तो 45 माइनस 15 कितना होगा? 30 डिग्री, और 45 प्लस 15 कितना होगा? 60 डिग्री। यानी कि 45 पे तुम इधर जाओ उतने एंगल इधर जाओगे ना, मतलब अल्फा प्लस किया और अल्फा माइनस किया तो आपको रेंज सेम मिलेगी। रेंज क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। ओके, चलिए क्वेश्चन कराता हूं, क्या आपके आंसर में लिख रखा है 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा, फिर रेंज क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, 45 पे मैक्सिमम होती है और 45 से। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक बॉल 15 डिग्री पे, कितने? 15 डिग्री पे यू स्पीड से, एक दूसरी बॉल जिसको 75 डिग्री पे, इसको भी कितनी? यू स्पीड से। दिस इज बॉल 1 एंड दिस इज बॉल 2, दिस इज बॉल 1 एंड दिस इज द बॉल 2। लेट्स से ये वाली r1 रेंज तक जाती है और इसकी रेंज r2 होती है, तो आपको क्या करना है? रिलेशन बिटवीन r1 एंड r2, रिलेशन बिटवीन r1 एंड r2। पहला ए ऑप्शन, r1 is greater than r2, डी ऑप्शन r1 equal to r2, सी ऑप्शन r1 less than r2, डी ऑप्शन cannot determine, cannot determine। डिटरमाइन नहीं किया जा सकता क्योंकि सर u की वैल्यू गिवन नहीं है, थीटा तो गिवन है लेकिन u गिवन नहीं है सर, r1 और r2। ठीक है, समझ जाओ। तो कैसे करोगे? बच्चे बोलेंगे सर 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता हमें, cos 15 कितना होता है, sin 15 कितना होता है, सर रेंज कैसे निकालेंगे? जरूरत नहीं, देख तो ले। दिस इज थीटा, तो 75 क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ओह सर दोनों की रेंज सेम होगी और दोनों का यू सेम है, तो थीटा और 90 माइनस थीटा का ध्यान रखना, थीटा और 90 माइनस थीटा का ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन कि एक को तुमने 35 डिग्री पे लॉन्च कर दिया और दूसरे को आपने 55 पे या 65 पे लॉन्च कर दिया। कितने पे लॉन्च कर दिया? हाँ 55 पे।
एक 45 प्लस अल्फा, दूसरा 45 माइनस अल्फा, एक में 45 माइनस 10 करो, दूसरे में 45 प्लस 10 करो, ये भी कॉन्सेप्ट लगता है और यू दोनों का सेम है। तो इससे आपको पता चला कि 45 प्लस अल्फा होगा या 45 माइनस अल्फा होगा, दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट कि 90 माइनस थीटा हो या 90 थीटा हो और 90 माइनस थीटा, तो एक कॉपी के ऊपर ऐसा लिखो आर थीटा इक्वल टू आर 90 माइनस थीटा इफ यू सेम, इफ यू इज सेम, ये कॉपी के ऊपर लिखो। ये जरूरी है, u सेम होगा तो ही थीटा और 90 माइनस थीटा का रेंज क्या आएगी, सेम आएगी। चलिए आज के लेक्चर को यही खत्म करते हैं और आपका होमवर्क रहेगा एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम होमवर्क रहेगा 4.7 एंड 4.8, 4.7 एंड 4.8, 4.9 भी बन रहा है तो तुम कर लो, वेट मत करो मेरा, लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और फटाक से सवाल सॉल्व करो।